Dear students, hello and welcome to this official YouTube channel of CLAT Gurukul. I am Animesh Jha and I am here with some success mantras, some tips and tricks regarding solving legal aptitude. Kindly watch this video till the end so will you know that how you can score maximum marks in legal aptitude. I can ensure if you will follow what I say in the next 30 minutes, you will certainly be able to score more than 45 marks, more than 40 marks in legal aptitude section of CLAT 2019. So now coming on, I'll tell you something about myself. I am Animesh. I'm a pass out from NLU Patna, and I have done my masters from Patna University as well, and I am a net qualified student. I have 5 years of experience in legal aptitude. I'll be helping you with this regard. The most important thing that you require to know that in today's video we'll be discussing the most important, the elimination method. Many a times in while solving legal aptitude questions, आप लोग कई बार ये दिक्कत फेस करते होंगे कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है या ऑप्शंस क्या कह रहे हैं या कौन सा ऑप्शन चुने. मैक्सिमम टाइम ये जो प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टूडेंट्स वो होता है कि सर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, प्रिंसिपल समझ में आया, फैक्ट समझ में आया, पर ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए. तो अगर ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो ध्यान में रखें ये वीडियो आपके लिए है. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके ऑप्शन के थ्रू आंसर तक पहुंच सकते हैं. क्वेश्चन के थ्रू आप आंसर तक पहुंचना एक मेथड है, और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इससे आपका टाइम भी सेव होगा. और निश्चिंत रहिए और बी सर्टेन एंड श्योर दैट यू विल बी सॉल्व टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन. दिस मेथड इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल. बिल्कुल हर एक सिचुएशन में यह काम करेगा एंड यू कैन इजिली सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लीगल एप्टीट्यूड बाय फॉलोइंग दिस मेथड. And I assure you that you will be accurate 95% of the times. Now I'll be moving on with the today's what we are going to discuss. Before starting elimination method, I will again repeat. आपने time again लोगों को बोलते हुए सुना होगा. कई सारे educators हैं legal aptitude section के, वो बताते हैं कि कुछ cardinal rules होते हैं legal aptitude के. तो जो cardinal rules है सबसे पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे. The cardinal rules of legal aptitude is, first rule है that principle is always right. प्रिंसिपल इज ऑलवेज राइट. यानी प्रिंसिपल को वर्ड ऑफ गॉड यानी कि ब्रह्म वाक्य मानने की बात है ना. प्रिंसिपल इज ऑलवेज राइट ये हमेशा आता है. यानी कि अगर प्रिंसिपल एब्सर्ड है, जो करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ लॉ नहीं है, इट्स नॉट अ करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ लॉ, है ना, तो फिर क्या करेंगे हम. करेक्ट नहीं है प्रीपोजिशन, कह दिया. जो थेफ्ट में होता है उसको रॉबरी कह दी, रॉबरी को थेफ्ट कह दिया, मर्डर को रेप कह दिया, रेप को मर्डर कह दिया, टॉर्ट में जो चीजें होती हैं उसको नहीं होना कह दिया, और जो नहीं होने वाली चीजें उसको होना कह दिया. तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर हम सही लॉ जो जानते हैं उस हिसाब से चलें या फिर जो प्रिंसिपल कह रहा है उस हिसाब से चलें. तो हमेशा समझिए कि प्रिंसिपल इज द वर्ड ऑफ गॉड, उसके बाद अनएरिंग वर्ड ऑफ गॉड है, बिल्कुल फिनिश मैटर. जो प्रिंसिपल है हम लोग स्ट्रिक्टली बस उसको फॉलो करते हैं. हम लोग कभी नहीं देखते कि क्या सही लॉ क्या है, हमारी नॉलेज क्या है. नेवर अप्लाई योर ओन नॉलेज, नेवर अप्लाई योर ओन नॉलेज. ध्यान से समझिए, अपनी बुद्धि लगाएंगे लीगल एप्टीट्यूड गलती कराएंगे. तो लीगल एप्टीट्यूड गलती मत करिए और बिल्कुल ध्यान से समझिए कि हमको क्या करना है. प्रिंसिपल को ब्लाइंडली फॉलो करना है. जो प्रिंसिपल कह रहा है उसके पहले कुछ नहीं आता आपको और कुछ बाद में नहीं आता. दूसरा, स्टिक टू द प्रिंसिपल का लॉजिक ये है कि अगर आपने लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि प्रिंसिपल से हटके आपका आंसर नहीं होना चाहिए. समझ रहे हैं. अगर वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कि वो प्रिंसिपल किस लॉ में आता है. कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, और उसके बहुत जो फंडामेंटल बेसिक्स हैं उसको अपने दिमाग में रखिए. समझ रहे हैं. जैसे पूछा गई है क्रिमिनल लायबिलिटी, तो उसकी सिविल लायबिलिटी अगर आपके दिमाग में है तो उसको निकाल फेंकिए और यही समझिए कि प्रिंसिपल क्या कह रहा है और किस रेस्पेक्ट में है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अगर आप थोड़ा सा भी लीगल एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो ध्यान से समझिए कि आपको एक क्वेश्चन, एक केस जो है टॉर्ट का, डोनो वर्सेस स्टीवेंसन, दैट इज नोन एज जिंजर बियर केस, वो आपने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, है ना. और आपने समझा होगा कि भाई उसमें उसको शराब जो बियर मिल लेते हैं वो उसमें स्नेल निकल जाता है, और वो कहानी आई होप कि आपको पता होगी. तो उस केस में क्या है, वो केस है आपको टॉर्ट का, कि टॉर्ट में मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी मानी गई क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस थी, उसने ध्यान नहीं दिया, उसकी गलती थी कि उसके कैन ऑफ जिंजर बियर में स्नेल मिल गया. अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिंजर बियर में स्नेल मिल जाना ये गलती मैन्युफैक्चरर की है, तो मैन्युफैक्चरर को हम टॉर्ट में सू कर सकते हैं.
अगर ये प्रिंसिपल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का दिया है, अगर प्रिंसिपल दिया है स्ट्रेंजर कैन नॉट सू, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या हम मैन्युफैक्चरर को लाइबल करेंगे? तो हम मैन्युफैक्चरर को लाइबल नहीं करेंगे। तो ध्यान से समझिए, जो आपका प्रिंसिपल में लॉ है उस लॉ के हिसाब से हमको काम करना है। अब अगला एक जो ट्रिक और टिप बताते हैं हर जगह पे, आपको बहुत कॉमनली नोन है, तो आई वोंट स्ट्रेस ऑन इट, आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने थोड़ा है, कि आंसर क्लोजेस्ट, आंसर जो रिजेंबल करते हैं प्रिंसिपल को, जो ऑप्शन प्रिंसिपल को रिजेंबल करता है, यानी कि जिसमें प्रिंसिपल के वर्ड्स हैं, वो आंसर जनरली करेक्ट रहता है। और अगर दो ऑप्शन करेक्ट है तो वो आंसर जो प्रिंसिपल के ज्यादा करेक्ट है वो सही माना जाता है। ये भी एक कार्डिनल रूल है लीगल एप्टीट्यूड का, कि सबसे जो क्लोजली प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करे वो आंसर सही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कार्डिनल रूल आपको ध्यान में रखना है वो है डू नॉट प्रिज्यूम लॉ एंड फैक्ट। आपको लॉ प्रिज्यूम नहीं करना है और आपको फैक्ट प्रिज्यूम नहीं करना है, इन द सेंस कि अगर मान लीजिए मुझको वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ध्यान से समझिए, एक प्रिंसिपल होता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है तो आपको आई होप कि ऑलरेडी पता होगा, बट मैं आपके लिए बता दूं कि अगर टॉर्ट में आपने किसी के कंसेंट से उसे हार्म किया है, आपने कोई इंजरी या कोई हार्म ऐसा इन्फ्लिक्ट करी इसके लिए सामने वाले ने कंसेंट दे रखा है, तो फिर वो व्यक्ति आपको सू नहीं कर सकता। इसका मतलब होता है दोज हु हैव कंसेंटेड कैन नॉट कंप्लेन। अब ये प्रिंसिपल दिया है इसमें, तो इसमें इसका एक एक्सेप्शन होता है, उस एक्सेप्शन का नाम है रेस्क्यू केसेस, है ना। रेस्क्यू केसेस जो है इसके एक्सेप्शन होते हैं। तो अगर कोई प्रिंसिपल सिंपल दिया है और आपको पता है कि इसका एक्सेप्शन भी होता है, और प्रिंसिपल में उस एक्सेप्शन के एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, जैसे कि एक ऐसा एग्जांपल जो रेस्क्यू केस का एग्जांपल है वो फैक्ट में दिया है, और जो वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल में दिया है, जो लॉ है वो प्रिंसिपल में दिया है, और रेस्क्यू केसेस का प्रिंसिपल जो है वो दिया ही नहीं है, तो क्या हम अपनी बुद्धि लगाएंगे उसमें, क्या मानेंगे इसका एक्सेप्शन भी है? तो आप नहीं मानेंगे। ध्यान से समझिए, आपको लॉ प्रिज्यूम नहीं करना है। अगर एक्सेप्शन नहीं दिया है तो आपको एक्सेप्शन नहीं पता। अगर आर्टिकल 15(1) दिया हुआ है बस, तो रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, भले ही आपको पता है कि 15(3), 15(4) में कुछ और प्रोविजन है, पर 15(4) आर्टिकल 15(4) अगर मेंशन नहीं है, अगर नहीं बताइएगा रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिफिकेशन, तो आपको 15(1) में चलना है, और फिर आपको अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे रिजर्वेशन वैलिड नहीं। 2012 में बहुत ये क्लैट में ऐसा बार बार हुआ था, है ना। आधा प्रिंसिपल कई बार देते हैं, और आपको पूरा प्रिंसिपल पता भी है तो आप पूरा प्रिंसिपल प्रिज्यूम नहीं करेंगे। याद रखिए, इसको पॉइंट टू स्टार मार्क कर लीजिए। इफ अगर ओनली हाफ ऑफ द प्रिंसिपल ओनली ऑफ द करेक्ट प्रोपोजिशन ऑफ लॉ इज ओनली गिवन इन पार्ट, यू विल नॉट प्रिज्यूम द होल। ध्यान समझिए, अगर हाफ प्रिंसिपल दिया है तो आप पूरा प्रिज्यूम नहीं करेंगे, और फैक्ट कभी प्रिज्यूम मत करिए। कई बार मुझसे स्टूडेंट्स हमारे यही पूछते हैं और यही उन्होंने वो गड़बड़ करते हैं कि कई बार वो फैक्ट प्रिज्यूम कर लेते हैं, है ना। ऑप्शन में फैक्ट हिंटेड रहता है, वो प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, या फिर सर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा हो जाता तो क्या होता। वो आपको प्रिज्यूम नहीं करना है। फैक्ट इज एज इट इज, वो पत्थर की लकीर है, वो वैसा ही है, उसमें कुछ भी आप, जैसे कि एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा सा, मैं सिंपल सा आप लोगों से पूछता हूं कि आप पूछा जाएगा कि एक आदमी ने अकेले कमरे में दूसरे को 10,000 रुपए उधार दिए, है ना, तो क्या वो वापस ले सकता है या नहीं ले सकता है ना। तो आप प्रिज्यूम करेंगे कि भाई कोई को, फिर कैसे साबित होगा कि उसने लिए हैं या नहीं लिए हैं। तो कैसे साबित होगा ये आप भूल जाइए, ये आपका क्वेश्चन नहीं है कि कोई चीज कैसे साबित होगी। जो फैक्ट में दिया है वो कंप्लीट फैक्ट है, वो प्रूवन फैक्ट है। अब बताइए कि आपका क्या कहता है, आपको एविडेंस नहीं समझना है अभी कैसे साबित होगा कुछ, जो दिया हुआ है वो ऑलरेडी साबित है। इस बात को दिमाग में पक्के पक्के बिठा लीजिए कि अंधेरे में उसने ए ने बी को पैसे दिए तो बी को लौटाने होंगे, भले ही अंधेरे में दिए या खाली कमरे में दिए या कोई देखने वाला वहां पे नहीं था। इसका मतलब आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि कोई चीज कोर्ट में साबित कैसे होगी, समझ रहे हैं। आपको मानना है कि जो फैक्ट है वो फुल एंड फाइनल फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। वो कैसे साबित होगा, फैक्ट को कभी क्वेश्चन मत कीजिएगा कि भाई साहब ये कैसे हो गया, जो हो गया सो हो गया, है ना। अगर फैक्ट में लिखा है कि किसी ने चांद और तारे तोड़कर ले आए तो आप मानेंगे कि चांद और तारे तोड़कर वो ले आया। आपको क्वेश्चन नहीं करना है कि एब्सर्ड है ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं करना है आपको। तो ये 4 कार्डिनल रूल है, इनको ध्यान में रखिए, है ना। अब अगला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एलिमिनेशन मेथड। मल्टीपल स्लाइड्स में है, आपको मैं बताने वाला हूं, बहुत पेशेंस से इसको समझिएगा। सबसे पहला है एलिमिनेशन मेथड में
कि हमेशा याद रखिए कि हु इज सुइंग हुम, हु इज सुइंग हुम, है ना, कौन किस पे केस कर रहा है, लाइबिलिटी किसकी क्वेश्चन में है। अब वहां पे हो सकता है मल्टीपल कैरेक्टर्स हो आपके क्वेश्चन में, ए की लाइबिलिटी ए भी हो, बी भी हो, सी भी हो, लाइबिलिटी किसकी पूछी गई है ये ध्यान में रखना है हमेशा, है ना। लाइबिलिटी जिसकी ना पूछी जाए उसकी लाइबिलिटी को सजेस्ट करता हुआ कोई भी ऑप्शन आपको एलिमिनेट कर देना है। इलिमिनेशन मेथड में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कब कोई ऑप्शन गलत हो जाता है। और ध्यान से समझिए, 4 ऑप्शंस होते हैं, अगर उसमें से आप 3 को एलिमिनेट कर पाते हैं किसी न किसी रूल में इसके अंदर, तो आपका आंसर आपको मिल गया, है ना। भले ही आपको बहुत अच्छे से प्रिंसिपल या फैक्ट ना समझ में आया हो, पर अगर आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपका काम हो गया, है ना। पूरा प्रिंसिपल पूरे फैक्ट में बहुत एनालिसिस करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से देखिए कि कौन कौन सा आंसर एलिमिनेट हो सकता है। अगर आप 4 में से 2 एलिमिनेट कर पाए तो आई विल से कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। आपको अगर 50-50% चांस है तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप 4 में कंफ्यूज है तो मत करिए, 3 में कंफ्यूज है तो मत करिए, बट अगर आपको 2 में कंफ्यूजन है तो हमेशा उसको अटेम्प्ट करना प्रेफरेबल रहता है। बाकी ध्यान समझिए, आप एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो ये पहला रूल है, ऑप्शन सजेस्टिंग द लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन अदर देन हुज इन क्वेश्चन इज रॉन्ग, है ना। जिसकी लायबिलिटी क्वेश्चन में है, यानी कि पूछा गया है, तो वेदर ए इज लाइबल और नॉट, वेदर ए इज लाइबल पूछा गया है, तो आपको क्या आंसर करना है कि ए लाइबल है या नहीं है। अब कोई भी ऑप्शन जो बताता है बी इज लाइबल, वो क्या हो गया, गलत हो गया। किसकी लायबिलिटी, कौन किस पे केस कर रहा है, ध्यान से समझिए। जिसकी लायबिलिटी नहीं पूछी गई है, जो भी ऑप्शन उसकी लायबिलिटी बता रहा है वो गलत है, उसको आप पटाख से हटा सकते हैं, बहुत जल्द से हटा सकते हैं, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जिसकी लायबिलिटी पूछी नहीं गई है उसकी लायबिलिटी के बारे में जो ऑप्शन बात कर रहा है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। यह है रूल नंबर 1 ऑफ एलिमिनेशन ऑफ लीगल एप्टीट्यूड। दूसरा रूल है रूल ऑप्शन से सजेस्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव। क्या है, सजेस्टिव है या आर्ग्यूमेंटेटिव है। सजेस्टिव यानी कि ही कुड हैव डन दिस, है ना, ही वुड नॉट लाइबल इफ ही विल डू दिस। देखिए ध्यान समझिए कौन कौन से वर्ड आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाले हैं, विल, वुड या फिर ही शुड हैव डन। विल, वुड, शैल, शुड ऐसे करके अगर ऑप्शन है कि वो ऐसा करता तो ऐसा होता, ध्यान से समझिए। कई सारे ऑप्शन में देखेंगे कि इफ ही वुड हैव एस्केप्ड बिफोर द स्टॉर्म केम, तो इस तरह के ऑप्शन जो है जो कि बताते एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका ये सजेस्टिव और आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब है, इसका मतलब अगर आपने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी होगी तो जो एक डिस्टिंक्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताता है, जो एक डिस्टिंक्ट, जो भी ऑप्शन जो है वो एक डिस्टिंक्ट कोर्स ऑफ एक्शन बताता है, जैसा फैक्ट में हुआ उससे अलग, कि ऐसा हो जाता तो वैसा होता। समझ रहे हैं, हेतु हेतु मत भूत कहते हैं इसको हिंदी में, है ना, कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं, बिल्कुल फॉल्स है वो ऑप्शन, उनको पहले हटा दीजिए। जो सजेस्ट करते हैं कि ही शुड हैव डन दिस डिफरेंटली, ही कुड हैव डन दिस, है ना, और दिस विल हैपन इफ दिस हैपन। जहां पे लायबिलिटी का क्वेश्चन है तो वहां पे सही आंसर होता है इज लाइबल और नॉट लाइबल, ए कैन सू बी और कैन सू, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट वैलिड, है ना। अगर प्रिंसिपल है कि कोअर्जन है या नहीं है तो आप ये दिखाएंगे कि it is the contract is valid if there is capacity on the part of parties। नहीं, if और but वाला ऑप्शन गलत होता है। क्वेश्चन कोअर्जन का है तो देखिए कोअर्जन है या नहीं है, if but वाले ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं। if या but लगा हुआ है, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन सजेस्ट करता है, तो वो ऑप्शंस गलत होते हैं। इसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए। दूसरा रूल है एलिमिनेशन मेथड, कहीं भी और आपको किसी स्टडी मटेरियल में ये चीजें नहीं मिलेंगी, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तीसरा एक रूल होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं कि 2 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ना। अब देखिए कि ऑप्शन विथ करेक्ट रीजनिंग इज प्रेफर्ड विथ ऑप्शन विथ आंसर विथ नो रीजन, है ना। देखिए ऑप्शन जो है उसमें अगर करेक्ट रीजनिंग है, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन देता हूं कि ऑप्शन है, प्रिंसिपल है होमिसाइड यानी मर्डर का, है ना, कि हूसोएवर इंटेंशनली किल्स अनदर पर्सन इज हैव कमिटेड अ क्राइम। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने दूसरे को जहर दे दिया, है ना, इंटेंशनली जानबूझ करके चाय में जहर मिलाया और दे दिया। अब 2 ऑप्शन है, ए है यस ही इज गिल्टी और दूसरा है यस ही इज गिल्टी बिकॉज ही इंटेंशनली गेव हिम पॉइजनस टी। अब इसमें से कौन सा सही होगा, तो शांत समझिए
कि अगर जो ऑप्शन जो है, जो यस ही इज लाइबल है, बस यस है ना, तो वो ऑप्शन और यस बिकॉज, इन दोनों में से यस बिकॉज सही है अगर उसके पीछे जो बिकॉज के रीजन दिया है वो सही है। तो अगर जो रीजन दिया हुआ है वो सही है तो हमेशा मोर एक्सप्लेन्ड आंसर इज प्रेफर्ड ओवर लेस एक्सप्लेन्ड आंसर। यानी कि ये सिर्फ प्लेन यस है तो ये कम माना जाएगा और यस बिकॉज वाला प्रेफर किया जाएगा, बशर्ते बिकॉज के बाद जो रीजन लिखा हो वो सही होना चाहिए। अगर वो रीजन सही नहीं है तो आपको किसके साथ जाना है, सिर्फ यस के साथ, प्लेन यस के साथ। अगर रीजन जो बिकॉज के बाद वो चीजें लिखी हुई है वो अगर गलत है तो आपको जाना है सिर्फ यस के साथ। पर अगर बिकॉज के बाद जो चीजें लिखी हुई है वो सही है तो आपको जाना है एक्सप्लेन्ड आंसर को, सिर्फ जो प्योर आंसर सिंपल वन वर्ड आंसर है उस पर नहीं जाना है, आपको एक्सप्लेन्ड आंसर को प्रेफर करना है। ध्यान से समझिए। तीसरा है ऑप्शंस टॉकिंग अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ आर जनरली रॉन्ग। अगर बर्डन ऑफ प्रूफ यानी कि किसको साबित करनी है कोई चीज, अगर ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं है तो फिर यहां पे वो ऑप्शंस जो कहते हैं कि ए इज लाइबल इफ बी कुड प्रूव हिज फॉल्ट, या ए इज लाइबल इफ बी कुड प्रूव हिज नेग्लिजेंस है, ए इज नॉट लाइबल इफ ही कैन ब्रिंग अ जस्टिफिकेशन। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कहते हैं, है ना, कि प्रूव करना पड़ेगा, अगर प्रूव कर देते हैं तो ऐसा होता है, वो ऑप्शंस जनरली रॉन्ग होते हैं। जो बताते हैं कि ऐसा होगा अगर वो साबित कर दे, तो साबित करने का इशू हम लोग लीगल रीजनिंग में लेके नहीं चलते हैं, वो एविडेंस लॉ क्वेश्चन है, वो लॉ स्कूल में सीखेंगे आप। तो साबित हो जाए तो ऐसा होगा, वो क्वेश्चन जनरली रॉन्ग होते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि कोर्ट में कोई चीज किसको साबित करनी पड़ेगी। तो अगर ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो वो ऑप्शन जो कि बर्डन ऑफ प्रूफ कि किसको क्या साबित करना पड़ेगा अगर इसके बारे में बता रहे हैं, तो वो ऑप्शंस भी क्या माने जाते हैं, गलत। वो ऑप्शंस भी रॉन्ग हैं जो कि बताते हैं कि ए अगर साबित कर देता है तो ऐसा होगा, ऐसा ऑप्शन गलत होता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई चीज में लायबिलिटी किसकी पूछी गई है, आपको लायबिलिटी एब्सोल्यूट टर्म्स में देनी है। इफ बट वाली लायबिलिटी नहीं चलेगी, मैंने फिर बताया, इफ, बट, वेदर, आउट, शैल, विल, कुड, ये सब वर्ड जनरली ऑप्शन को गलत की तरफ लेके जाते हैं। एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, अगर लायबिलिटी या कोर्स ऑफ एक्शन ही पूछा है क्वेश्चन में तो उसकी बात अलग है। जो जनरल पैटर्न है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं, एक्सेप्शनल केसेस की बात मैं नहीं कर रहा। तो एलिमिनेशन मेथड में कुछ रूल है, और भी रूल्स हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला रूल है कि ऑप्शन विथ नो रीजन इज प्रेफर्ड इन ऑप्शन टू इनकरेक्ट आंसर। ये मैंने आपको पहले बताया कि अगर बिकॉज के बाद गलत है, यस और यस बिकॉज में अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो ध्यान से समझिए, यस बिकॉज में के बाद जो अगर रीजन है वो गलत है तो आपको यस प्रेफर करना है। ध्यान से समझिए, इसको आई होप समझ गए होंगे। अगला है ऑप्शन बेस्ड ऑन मोरल कंसिडरेशन। अब मोरल कंसिडरेशन क्या आता है तो ध्यान से समझिए कि अगर सपोज थेफ्ट का प्रिंसिपल है ना, या मर्डर का प्रिंसिपल है एज सच, है ना, और उसमें लिखा है कि whosoever intentionally causes death shall be punished with death और something like that। ऑप्शन ये है कि ए जो है उसको पता है कि सामने वाले व्यक्ति को किसी मेडिसिन से एलर्जी है और वो उसको वो मेडिसिन दे देता है, तो क्या माना जाएगा, उसने डेथ किया या नहीं किया। क्वेश्चन उसकी लायबिलिटी क्वेश्चन में है। तो एक आंसर है जो ये कहता है कि yes he is guilty because he knowingly that he is allergic to some drug, administered that drug, so he is liable। और एक क्वेश्चन है yes because killing is the wrong thing, है ना। तो ये दोनों ही सही बातें हैं, ये सही बात है ना, killing is the wrong thing, बट वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सही नहीं है, वो जनरली मोरली सही है। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जब भी एक क्वेश्चन फ्रेमर एक क्वेश्चन सेट करता है तो वो 4 तरह के ऑप्शंस डालता है ना। एक ऑप्शन वो जो कि करेक्ट है प्रिंसिपल के हिसाब से, एक वो जो कि करेक्ट है किसके हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से, है ना, यस बिकॉज किलिंग समवन इज रॉन्ग, ऐसा टाइप का। एक होता है इनकरेक्ट प्रिंसिपल के हिसाब से, और एक होता है इनकरेक्ट कॉमन सेंस के हिसाब से। तो ध्यान से समझिए, कॉमन सेंस के हिसाब से इनकरेक्ट चीज को सबसे पहले आप एलिमिनेट कर देते हैं। जनरली कंफ्यूज होते हैं लोग इस दोनों में, करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल और करेक्ट अकॉर्डिंग टू कॉमन सेंस। तो ध्यान से समझिए, जो जनरल मोरालिटी की बात कर रहे हो, जिसका प्रिंसिपल से रिलेशन ना हो, समझ रहे हैं, वो ऑप्शन जो है वो गलत होता है।
और जो प्रिंसिपल कह रहा हो, जितनी प्रिंसिपल से जुड़ाव होगा उस ऑप्शन का, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉमन सेंस की बात कह रहे हैं, जनरल नोशन की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल का कोई मेंशन ही नहीं है। अभी ये तो हमें अभी भी पता है कि मारना किसी को बुरा है, बट प्रिंसिपल में लिखा है इंटेंशनली नोइंग दैट द एक्ट इज लाइकली टू बी कॉज डेथ, तो वहां पे आपको वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है। जनरल कंसिडरेशन ध्यान में नहीं रखने हैं, मोरल कंसिडरेशन ध्यान में नहीं रखने हैं। तो वो ऑप्शन जो कि मोरालिटी के बेसिस पे आंसर करे किसी चीज को, है ना, whosoever takes dowry, whoever makes any demand for dowry or a consideration for marriage has committed an offense, है ना। अब उसमें फैक्ट दिया हुआ है तो एक प्रिंसिपल होगा कि विथ एन इंटेंशन वाला, यानी कि वो जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होगा, और एक होगा कि यस बिकॉज डाउरी सोशल इविल। तो डाउरी सोशल इविल तो है, वो बात तो सही है, बट वो मोरल कंसिडरेशन है, वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होना चाहिए, मोरल कंसिडरेशन वाला आंसर गलत होता है, ध्यान से समझिए, है ना। अगला है इफ नन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट लीस्ट इनकरेक्ट आंसर इज टू बी चोजन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लीस्ट इनकरेक्ट है, जैसे कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो बता रहे हैं नॉट गिल्टी, और एक ऑप्शन जो है वो बता रहा है गिल्टी, बट उसका रीजनिंग जो है एब्सर्ड है ना, वो कुछ फालतू सा ही रीजन है उसमें, बट आंसर होना चाहिए गिल्टी। तो आप क्या करेंगे, लीस्ट गलत आंसर चुनेंगे, है ना, क्योंकि यहां पे देखिए गिल्टी हो गया तो ये ज्यादा करेक्ट हो गया बाकी से, क्योंकि बाकी तो नॉट गिल्टी बता रहे हैं, जबकि सही। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सर्कमस्टांस बता रहा हूं, है ना, हाइपोथेटिकल सर्कमस्टांस बता रहा हूं, और इसमें हिसाब से आपको ये देखना है कि भले ही वो बाकी सबकी तुलना में सही है, तो यही देखना है आपको, बाकी की तुलना में सही है तो वो सही आंसर है, भले ही वो आंसर परफेक्ट ना हो। आंसर के परफेक्शन पे मत जाइए। अगर बाकी तीनों ऑप्शंस में लिखा हुआ है गिल्टी 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 और आंसर होना चाहिए नॉट गिल्टी, एक ही ऑप्शन है नॉट गिल्टी का, और उसमें कोई रीजन जो है बिल्कुल एब्सर्ड है, कुछ फालतू सा मोरल कंसिडरेशन पे ही है, आपको क्या करना है, लीस्ट गलत आंसर को चुनना है। ये इंपॉर्टेंट रूल है लीगल एप्टीट्यूड का। आगे के कुछ देखते हैं हम लोग। और एक रूल है, ऑप्शन नॉट इनपरफेक्ट बट नॉट इनकरेक्ट, ये मैं बताया ना, नन ऑफ द अबव भी है आंसर। कई बार क्या होता है कि नन ऑफ द अबव भी आंसर रहता है, 2 है नॉट गिल्टी, 1 है गिल्टी, गिल्टी के साथ एब्सर्ड आंसर है। 4 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में होना चाहिए वो गिल्टी है और उसका सही रीजन होना चाहिए, बट क्या है, 2 नॉट गिल्टी है, 1 नोटा है और 1 है गिल्टी विथ एब्सर्ड रीजनिंग। एब्सर्ड बट नॉट इनकरेक्ट, एब्सर्ड और इनकरेक्ट में अंतर होता है, ध्यान से समझिए। एब्सर्ड रीजनिंग जो है वो हो सकती है कुछ भी, और एक होता है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट रीजनिंग है तो फिर नोटा प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर एब्सर्ड रीजनिंग भी है पर गलत नहीं है, जैसे डाउरी सोशल इविल जो है वो एब्सर्ड है क्योंकि प्रिंसिपल से मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो जैसा आप कह सकते हैं कि अगर वो गलत नहीं है तो हम लोग उसको नोटा के ऊपर जरूर प्रेफर करेंगे। नोटा का मतलब नॉन वेबल होता है, ठीक है, नोटा के ऊपर हम उसको प्रेफर करेंगे अगर उसका रीजनिंग जो है परफेक्ट नहीं है, बट वो अगर गलत नहीं है तो उसको नोटा पे चुनेंगे। सारे गलत हैं तब नोटा को लीजिए, है ना। अब एक बड़े और मजेदार एक क्वेश्चन आते हैं, थोक भाव में लोग गलती करते हैं इसको, वो है ऑप्शन कंट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ इज फॉल्स, है ना। ऑप्शन जो अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है, जैसे कि पूछा गया सपोज कि वेदर ए इज गिल्टी, ए इज गिल्टी, क्वेश्चन ये है ना। अब इसका आंसर है नो, ए इज गिल्टी, और एक ऑप्शन है यस, ए इज गिल्टी। तो आप कौन सा चूज करेंगे? यहां देखिए, नो और ए इज गिल्टी आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। नो ए इज गिल्टी नहीं हो सकता है। जब पूछा गया है वेदर ए इज गिल्टी, वेदर ए शुड बी चार्ज, तो यस ए इज गिल्टी होगा। नो ए इज गिल्टी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो जो क्वेश्चन अपने आप में ही देखिए, क्वेश्चन ऑप्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है ये इसका एफर्मेशन का, है ना, एफर्मेशन का यस और नो, और दूसरा पार्ट होता है रीजनिंग का। अगर एफर्मेशन और रीजनिंग में सामंजस्य यानी कि कनेक्शन नहीं है, यस दिया हुआ है और रीजनिंग लिखी हुई है नो की, नो दिया हुआ है रीजनिंग लिखी हुई है यस की, तो आप उसको पट से एलिमिनेट कर दिए, तुरंत हटा दीजिए। इस चक्कर में मत पड़िए कि ये तो वो है, स्पेलिंग मिस्टेक है और प्रिंटिंग मिस्टेक है और टाइपिंग मिस्टेक है। नहीं, क्लैट में अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो वही है ना। ऑप्शन जो खुद में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं वो सही नहीं होते। और तीसरा है ऑप्शंस बेस्ड ऑन एलियन कंसीडरेशंस आर ऑलवेज फॉल्स। एलियन कंसीडरेशन का क्या मतलब निकालेंगे आप? एलियन कंसीडरेशन यानी कि जो जिसका बेसिस कोई और लॉ या कोई और प्रिंसिपल या कोई और फैक्ट है,
जो कि प्रिंसिपल और फैक्ट में मेंशन नहीं है। उसके अलावा अगर किसी और तीसरी चीज के बारे में वो प्रिंसिपल बताता है, वो ऑप्शन बताता है, अपोलोजाइज, है ना, कोई उस बारे में समथिंग एल्स, इट टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स व्हिच इज नॉट रिलेवेंट टू द प्रिंसिपल और फैक्ट, तो यू कैन एलिमिनेट देम एट इंस्टेंट। एलियन कंक्लूजन के बारे में बताते हैं, कुछ एलियन कंसिडरेशन लेके आते हैं, कोई नया लॉ लेकर के आते हैं, कोई नया फैक्ट लेकर के आते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल बेसिक रूल्स हैं एलिमिनेशन मेथड के, जिसके थ्रू आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया, हमेशा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सेट करने वाले की साइकी समझिए, वो बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चन डालता है, 4 तरह के ऑप्शंस डालता है, इसके बाहर वो कुछ डालते नहीं है। तो अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं कम से कम 2 आंसर तो गो फॉर। और जनरली इस ऑप्शन, इस सारे रूल्स को अगर आप फॉलो करेंगे, सारे रूल्स को अपने आप ऑब्जर्व करेंगे, सही करेंगे, तो हम लोग इसको फिनिश कर सकते हैं, है ना। आप तीनों एलिमिनेट करके परफेक्ट आंसर से पहुंच सकते हैं 100 में 95 बार, है ना, और वो सफिशिएंट रहेगा आपके क्लैट में एस करने के लिए आपको। तो जो रूल्स मैंने आपको बताए, इन सबको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। मैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे इसका क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट करके मैं आपको नहीं दिखा पाया, बट सून विल बी हैविंग लाइव क्लासेस, और इस रूल का मैं आपको एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा। सो इफ यू वांट दैट, कमेंट इन एंड लेट अस नो, है ना। तो अब कुछ जनरल डूज एंड डोंट्स हैं बच्चों, यहां ध्यान से समझिए। कुछ जनरल डूज एंड डोंट्स हैं इफ यू आर कंजर्वेटिव, और अगर आप बिल्कुल सहवाग चल रहे हैं या द्रविड़ चल रहे हैं, इस पे अंतर है। सहवाग मतलब यू हैव नथिंग टू लूज, है ना। अगर आप बोर्ड एग्जाम के बाद प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, या आपके पास 1 महीना है और आपको पता है आपने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, तो कुछ चीजें आपको डिफरेंटली करनी होंगी। और अगर आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ाई की है, बिल्कुल 1 साल 2 साल से आप पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन या टारगेट प्रोग्राम में है, तो आपको फिर डिफरेंटली उसको अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए, अगर जो एलिमिनेशन मेथड उसके हिसाब से आप चलें तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप आंसर डिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान समझिए, अनफेमिलियर प्रिंसिपल्स वाले ऑप्शन को जनरली अटेम्प्ट मत करिए, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस जानबूझकर इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप उनको अटेम्प्ट ना करें, टेस्ट करने के लिए कि क्या आप छोड़ने की हिम्मत रखते हैं एक क्वेश्चन को। देखिए, आप लोग सिर्फ 4 बेसिक लॉज पढ़ते हैं लीगल एप्टीट्यूड के लिए, इसके अलावा बहुत सारे लॉ हैं, जैसे इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, मैरीटाइम लॉ का कोई कॉम्प्लेक्स, टैक्स का, बैंकिंग का, अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल ऐसा आ गया जिसका मतलब ही आपको नहीं पता है, यू कैन नॉट डिड्यूस द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कह रहा है ये आपको पता ही नहीं है, बिल्कुल अनफेमिलियर आ गया है ना, तो उससे बचिए, उस क्वेश्चन से बचिए। कई बार लोग कॉन्फिडेंस में आकर के कि नहीं नहीं मेरा लीगल एप्टीट्यूड तो बहुत अच्छा है, हम तो तोप हैं, हम तो टैंक हैं, और वो उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, वो उसमें गलत बना देते हैं। अगला है एक्सेसिव लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आप में से जो सेकंड टाइम क्लैट टेकर्स हैं उनको पिछले साल का आईलेट का पेपर याद होगा, 15 के 15 क्वेश्चन 1-1 फीट के क्वेश्चंस थे। जिसने पढ़े, जो उनको बनाने के लिए गया, उनमें से हमको नहीं लगता किसी का आईलेट क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन का मतलब एक्सेसिव लॉन्ग क्वेश्चन अगर है, बहुत लंबा सवाल है और 1 नंबर के लिए है, 5 नंबर वाले सवाल बनाइए, पर 1 नंबर के लिए अगर बहुत लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको मत बनाइए, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सक्सेसफुली बना दें, कोई आवश्यक नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा। अपनी प्रतिष्ठा पे नहीं लेना है कि मैं लीगल एप्टीट्यूड में बहुत अच्छा हूं तो मैं सारे सवाल बना दूंगा, सारे सवाल आप नहीं बना पाएंगे, इस बात की श्योरिटी है ना। कुछ प्रिंसिपल इसलिए डाले जाते हैं कि आपको समझ में ना आए, और बहुत सारे लंबे लंबे सवाल इसलिए डाले जाते हैं कि आपका समय वेस्ट हो। अब आप लीगल एप्टीट्यूड में अच्छे हैं तो आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहेंगे, आप पूरा पढ़े हैं, आप उस क्वेश्चन में 2 मिनट लगा देंगे। अगर आपने 2 मिनट लगा दिया तो समझिए आपको क्लैट वो निकालने में दिक्कत होगी, है ना। सो बिफोर यू नो व्हाट यू नो व्हाट यू डोंट नो। जो आपको नहीं पता है उसको छोड़िए, बी ब्रेव, है ना, कि हमको छोड़ देना है जो मुझको नहीं आता है। तो अगर आप उसको छोड़ने की हिम्मत रखेंगे जो आपको नहीं आता है, तो आपको समय बचेगा लीगल के भी बाकी क्वेश्चंस के लिए और बाकी सब सब्जेक्ट दूसरे सेक्शन के लिए भी। तो ध्यान समझिए, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, और ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें कि प्रिंसिपल पढ़ के आप फैक्ट का आंसर नहीं दे सकते हैं। फैक्ट कुछ और पूछ रहा है, प्रिंसिपल कुछ और दिया है। आईलेट में ऐसा खूब करते हैं, है ना, कई बार भांग खाकर पेपर सेट करते हैं, कुछ प्रिंसिपल है कुछ फैक्ट है, और प्रिंसिपल पढ़ के आप फैक्ट को रिड्यूस ही नहीं कर सकते, कुछ परफेक्ट नहीं है। दोनों ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं हम लोग उसको, कि उसका आंसर प्रिंसिपल बनाने वाले के दिमाग पे है ना। वाइकेरियस लायबिलिटी का उसने प्रिंसिपल डाला, वाइकेरियस लायबिलिटी में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, वो हो सकता है टेक्निकलिटी प्रिज्यूम करे, हो सकता है प्रिज्यूम ना करे, और उसने क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो क्वेश्चन है ओपन एंडेड, तो उनको भी अवॉइड कर सकते हैं।
इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेकर कहेंगे। जनरली जो हम लोग हमारा जो डेली ऑनलाइन वीडियो क्लैट गुरुकुल का आता है वो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं, तो ये सारे रूल्स के एप्लीकेशन में उसमें बताता हूं। तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है उसको छोड़िए, बहुत टफ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़िए। बी ब्रेव, क्लैट का एग्जाम क्या बना सकते हैं इसके लिए नहीं है, क्या आप छोड़ सकते हैं इसके लिए। जो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और जो रूल्स हैं हमारे बिल्कुल को ध्यान में रखिए। सून विल बी हैविंग लाइव क्लासेस इन विच यू कैन आस्क योर डाउट्स रिगार्डिंग, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग में, किसी प्रिंसिपल में, किसी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके, आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, आप अप्लाई करना चाहते हैं इन रूल्स का, आप अप्लाई करिए और यू विल बी थ्रू एवरी क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर द डे। आई एम अनिमेश, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लीगल एप्टीट्यूड से रिलेटेड तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए क्लैट गुरुकुल का, उसमें हम लोग रीसेंट क्लैट अपडेट देते रहते हैं, लीगल जीके देते रहते हैं और लीगल करंट अफेयर्स देते रहते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिए, ये रूल्स हैं, कुछ कार्डिनल रूल्स हैं। सून हम लोग इसके एप्लीकेशन का भी वीडियो अगर आप लोग पसंद करेंगे तो हम लोग लेकर के आएंगे, लेकिन ध्यान से समझिए, अगर इन रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो यू कैन एस, देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। आप हमारे अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज और अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच। एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। This is all for the day. I wish you good luck for CLAT and I wish you well for the day.